नमस्कार, मैं हूँ सिकता देव और आज एक बार फिर खास नजर ओडिशा पर। ओडिशा जहां पर राजनीतिक उठापटक हुई है, अब बीजेपी की सरकार वहां बन रही है और ओडिशा से बीजेपी के लिए ही सबसे ज्यादा सांसद उड़ीसा की जनता, उड़ीसा के वोटर भेज रहे हैं। 20 सांसद अब लोकसभा में होंगे उड़ीसा की तरफ से। और मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि आखिर उड़ीसा की जमीन में हुआ क्या, ये फेरबदल की गुंजाइश बनी कैसे और बीजेपी का उदय क्यों हो पाया एक ऐसे किले में जो अब तक बीजेडी का यानी बीजू जनता दल का गढ़ माना जाता था। रूबन बैनर्जी जो नवीन पटनायक नाम की किताब के ऑथर हैं और वरिष्ठ पत्रकार, फॉर्मर एडिटर इन चीफ आउटलुक। रूबन जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ओडिशा को और नवीन पटनायक को और बीजेडी को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या हुआ कि ये नतीजे आए और बिल्कुल किनारे पर, दोराहे पर इस वक्त बीजेडी खड़ी है और नवीन पटनायक अकेले दिख रहे हैं? मेरा मानना है नवीन बाबू अभी भी बहुत पॉपुलर और उसका गुडविल अभी भी है, बट पर्टिकुलरली लास्ट 5 साल से नवीन बाबू एक सुइसाइड मिशन में था, पॉलिटिकल सुइसाइड मिशन में था। और अभी जो रिजल्ट नतीजा आया है, ये फुटबॉल में एक कहावत है, सेम साइड गोल। उन्होंने सेम साइड गोल किया। क्रिकेट में हम बोलते हैं हिट विकेट, वो हिट विकेट हुआ है। उसका गुडविल अभी भी है, पॉपुलैरिटी है। बट ये जो नवीन बाबू लास्ट 10 साल से और पर्टिकुलरली 2019 के बाद जिस तरफ से उनका प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर वी कार्तिकेन पंडियन को प्रमोट कर रहे थे और उसको पॉलिटिकल सक्सेसर बना दिया था, ये उसके लिए सेम साइड, उसके लिए पूरा डिजास्टर साबित हुआ। इट वाज अ डिजास्टर। उसका बहुत सारा कारण है। ये पॉलिटिकल लॉजिक डिफाई करता है। लाइक एक नवीन बाबू जैसा एक पॉलिटिकल जो जिसको मानता है लाइक इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, जी, उन्होंने इसे क्यों किया उसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक मिला नहीं। लाइक एक बाहर का आदमी, बीजू जनता दल एक रीजनल पार्टी है, तो बीजू जनता दल का फॉर्मेशन ही हुआ था ओडिशा का लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनल एस्पिरेशंस को प्रमोट करने के लिए। वही रीजनल पार्टी एक तमिलनाडु का आईएएस ऑफिसर को लेके आके बोला ये हमारा सबसे बड़ा नेता है। दिस इज पॉलिटिकल सुइसाइड। और नवीन बाबू इसे क्यों किया उसका अभी भी एक बड़ा मिस्ट्री है और उसका नतीजा अभी आ गया। लोकसभा में पूरा साफा जीरो बीजेडी और असेंबली में नाउ दे आर बीजेपी को बना दिया। तो दिस प्राइमरीली ये जो पॉपुलर वर्डिक्ट है, ये अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूं लाइक ये नवीन पटनायक के अगेंस्ट में है। दिस वर्डिक्ट इज प्राइमरीली एंटी पांड्यन। एंटी पांड्यन के ये मतदान हुआ है। और पर रूबन जी, जो आप बात उठा रहे हैं कि बीजेपी ने वीके पंडियन को बहुत अच्छे से एक मुद्दा बनाया और ये रेजोनेट किया वोटर्स के बीच और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल है कि इस राजनीतिक चेस में और बीजेडी के अपने गेम प्लान में पंडियन अब कहाँ ठहरते हैं, कहाँ पंडियन इस वक्त? कुछ अंदाजा आपको? आप तो उड़ीसा को करीब से जानते हैं। नहीं, पांडियन जिधर भी है, वो कोई दिल्ली में है, किधर में है, स्विट्जरलैंड चला गया, जो भी है, तमिलनाडु वापस चला गया, क्या भुवनेश्वर में किधर है, उसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो उसका पर्सनल मामला है। मेरा ये है उसका पॉलिटिकल खेल खत्म। पर क्या इसका एहसास नवीन पटनायक को है कि वीके पंडियन ही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गए और वोट इसी मुद्दे पर उनके खिलाफ पड़े? ये एहसास उनको हो चुका होगा, क्योंकि हम तस्वीरें जो देख रहे हैं वो अकेले हैं, हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, गवर्नर हाउस जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं। आगे पहले जो तस्वीरें आ रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, तब तो हाथ पकड़कर कभी वीके पंडियन दिखाई देते थे, कभी बगल में, कभी आगे, कभी पीछे। तो आपको लगता है ये एहसास उनको हो चुका है नवीन पटनायक को? मेरे को लगता है अभी एहसास हुआ है
क्यों ना नवीन पापा बाबू को लास्ट आप एमएलए से मिलने कब देखा है? अभी देखा है, कल देखा है? जो हरे हुए जो कैंडिडेट्स है, उम्मीदवार था, उससे कल मीटिंग किया है। लास्ट 5 साल से वो मीटिंग कुछ नहीं कर रहा, पूरा पांडियन ही चला रहे थे। तो सडनली आज कल आप देख रहे हैं जो नवीन पटनायक उसका पार्टी लीडर से मिल रहे, तो अभी तो ऐसा हुआ होगा, नहीं तो मीटिंग 5 साल से नहीं कर रहे थे। 5 साल से नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस सेक्रेटेरिएट से ऑफिस नहीं चला रहे थे, तो सरकार कौन चला रहा था? वही बड़ा मुद्दा है अभी। लास्ट 5 साल में नवीन बाबू फॉर्मली ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर थे, अनऑफिशियल चीफ मिनिस्टर कौन था? कौन चला रहा था? नवीन बाबू कोविड हुआ 1 साल 2 साल ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है। 2019 के बाद नवीन बाबू स्टॉप्ड गोइंग टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट। कभी कभी कोई सेरेमोनियल पर्पस के लिए जाते थे, कभी कभी, बट ऑफिस नहीं चला रहे थे। तो चला रहा था कौन? चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उड़ीसा का किससे ऑर्डर ले रहा था? नवीन बाबू तो चार्ज में नहीं था, वो भी उसका अगेंस्ट में गया। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, 4.5 करोड़ ओरियास को मालूम हो गया, लाइक नवीन बाबू हमारा मुख्यमंत्री है, ऑफिशियली है, बट एक्चुअल मुख्यमंत्री और कोई है। तो हम क्यों इसको वोट दे? अभी हम वोट करके नवीन बाबू के नाम पे इलेक्शन बीजेडी लड़ रहे थे, तो मान लीजिए नवीन बाबू को वोट दे दिया, तो रियल चीफ मिनिस्टर कौन होगा? इलेक्शन में जीतने के बाद रियल चीफ मिनिस्टर कौन होगा? नवीन बाबू नहीं होगा, पांडियन होगा। इट वॉज एन इमोरल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनअकाउंटेबल सिस्टम उड़ीसा में चल रहा था। ये वोट का जो नतीजा आया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अगेंस्ट में है, एंड दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम वाज बीइंग रन बाय वी.के. पांडियन। जी, तो आप जो बात कह रहे हैं ये बात शायद जनता ने समझी, वोटर्स ने ये समझा और ये वोट पड़े हैं, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है रूबिन जी कि अपनी पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्या वी.के. पांडियन को नवीन पटनायक तैयार कर रहे थे? क्या उनके पास और कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे पार्टी के अंदर कि उनको वी.के. पांडियन का चुनाव करना पड़ा? उसीलिए बोल रहा हूँ ये अभी भी मिस्ट्री है, बट इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है that V.K. Pandian was नवीन पटनायक चॉइस एज द पॉलिटिकल सक्सेसर। अब देखिए ना, पूरा कैंपेन कौन चला रहा था? लास्ट 5 साल से गवर्नमेंट कौन चला रहा था? जिसको भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी स्टेट का पांडियन साहब से ही ऑर्डर ले रहे थे, वही सब कुछ चला रहे थे। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, आईएएस, आईपीएस, इट वाज पांडियन एंड मिस्टर पांडियन अलोन हु वाज डूइंग इट। और ये कैंपेन, ये जो इलेक्शन कैंपेन चला, ये तो पांडियन का ही शो था अकेला। तो उसका और कोई लीडर एमएलए मिनिस्टर्स कोई स्टार बीजेडी एक 40 स्टार कैंपेनर का लिस्ट भी पब्लिश किए थे इलेक्शन शुरू में, कैंपेन शुरू में। कोई 40 आया नहीं, स्टेज में खाली पांडियन, और कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस नवीन पटनायक इधर में एक उधर में एक गेस्ट अपीयरेंस। But 99% of the party campaign was led by Pandian alone. Why? Unless he is a political successor, why should Pandian be there? And who is Pandian? Pandian को कोई उड़ीसा का जो सिटीजन्स है, उन्होंने वोट देके बोला था कि ये हमारा नेता होगा। क्या बीजू जनता दल का रैंक एंड फाइल पार्टी वर्कर का कोई रेफरेंडम हुआ था जे पांडियन मेरा नेता है? नहीं हुआ था। ये पूरा अनडेमोक्रेटिक था, एक अनट्रांसपेरेंट, इलीगल, इलेजिटिमेट प्रोसेस था। लोगों को पसंद नहीं आया, नवीन पटनायक को अगेंस्ट, बीजू जनता दल का अगेंस्ट में वोट गया है। बट ये भी मैं बता रहा हूं, अभी भी नवीन पटनायक के लिए पर्सनल, इंडिविजुअल लेवल में अभी भी बहुत पॉपुलैरिटी, गुडविल, सिंपैथी है। पांडियन नहीं होता था, नवीन पटनायक अभी बीजू जनता दल कम हो गया 51 सीट्स। Navin Patnaik minus Pandian, he would have possibly got 75 or 85 seats.
जी, आप उनके कामकाज के तरीकों को बेहतर समझते हैं। इतिहास में अगर हम जाएं तो पंडियन वो पहले ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं है, उनसे पहले भी ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हैं जो पार्टी को चलाते रहे हैं। प्यारी मोहन महापात्रा की बात कर सकते हैं, हालांकि वो रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने कामकाज और जिम्मेदारी पार्टी के अंदर संभाली थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द अफसर और ब्यूरोक्रेट रहे हैं। और आप जैसे जानकार जो लगातार ये भी कहते रहे कि अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया बीजेडी के अंदर। नवीन पटनायक के अलावा और कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर अंदर नहीं था। इसमें कितनी सच्चाई है रूबन जी? नहीं, ये सभी रीजनल पार्टी में एक ही स्टोरी है। जयललिता जब एआईडीएम के थे तो उधर में भी कोई इनर डेमोक्रेसी नहीं था। आप टीएमसी तृणमूल कांग्रेस देखिए, उधर में ममता बनर्जी है, ठीक है, और अभी थोड़ा बहुत अभिषेक बनर्जी उसका भतीजा है। तो हमारा इंडिया में रीजनल पार्टी और कोई भी पार्टी इतना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इंटरनल डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। उड़ीसा में भी वो है। बट अभी जो डिफरेंस जो हुआ है, आप जो प्यारी महापात्रा का बात बोले किया है, अभी जिक्र किया है, प्यारी महापात्रा सब कुछ चला रहा था बट फाइनल कंट्रोल नवीन के पास था। वो उसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था नवीन पटनायक। जे मैं इसको लगा के सब कुछ करूंगा, क्रेडिट आएगा तो मेरे पास आएगा और ब्लेम आएगा तो प्यारी महापात्रा के पास जाएगा। फाइनली वो ही हुआ। फाइनली उन्होंने प्यारी महापात्रा को ब्लेम किया और उसको पार्टी से निकाल दिया। अभी जो डिफरेंस हुआ है, पांडियन चला रहा था बट नवीन बाबू और कंट्रोल में नहीं था। पांडियन ही चला रहा था और पांडियन ही नवीन बाबू को कंट्रोल कर रहे थे 5 साल से। वो पॉलिटिकल सुइसाइड बूमेरंग हुआ है। और मैं अभी भी बोलता हूं, पांडियन ये इक्वेशन में, ये कैंपेन में नहीं रहा था, नवीन बाबू अभी भी उसका जो गुडविल है, स्टैंडिंग है, अभी भी 70-75 निकल सकते थे सीट्स। आप कह रहे हैं कि नवीन पटनायक को वी स्टिल कांट राइट हिम ऑफ एंड आल्सो कि उनके युग का अंत हम कहना बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी एज ऑन टुडे नवीन बाबू पॉपुलरिटी है, गुडविल है, बट उसका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया। मैं बोल चुका हूँ, दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर नवीन पटनायक। क्यों ना, उसका एज अभी 77-78 है। वो आप उसको टीवी में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा उसका हेल्थ ज्यादा कुछ, ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ। वो डिनाई कर रहे हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, ये हूँ, बट धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये आदमी जिसका उम्र अभी 77-78 है, जिसका हेल्थ दिख रहा है टीवी में विजिबली नाजुक है, वो और 5 साल संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा, फिर पार्टी को वापस लेके आएगा? वो नहीं, एज इज नो मोर ऑन हिज साइड। एज उसके पास है नहीं। अभी उसका गुडविल है, पॉपुलैरिटी है, बट एज इज नॉट ऑन हिज साइड। तो मेरे को लगता नहीं दैट ही कैन लीड हिज पार्टी बैक टू पावर। एज उसके पास नहीं है। सो मेरे को लगता है दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर नवीन पटनायक जी। ऐसे में एंड इट्स अ सैड एंड टू अ ग्रेट पॉलिटिकल कैरियर जी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है रूबन जी की एंड ऑफ नवीन पटनायक पॉलिटिकल करियर, लेकिन इज इट द एंड ऑफ बीजू जनता दल? क्योंकि बीजू पटनायक की मौत के बाद बीजू जनता दल का फॉर्मेशन हुआ, उनकी लेगेसी को उनके बेटे ने आगे बढ़ाया। ऐसे में क्या नवीन पटनायक के परिवार का कोई सदस्य इससे जुड़ सकता है? आप खुद ही कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक पर्सनालिटी या फिर एक परिवार के इर्द गिर्द रहती हैं, तो क्या पटनायक परिवार का कोई सदस्य से आगे बढ़ा सकता है? इसकी विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा रूबन जी? नहीं, एक ऑपोजिशन अभी बीजू जनता दल रहेगा नहीं, वो नाम से स्प्लिट हो जाएगा और कोई सी बीजेडी रूलिंग पार्टी है, उसके साथ साथ ये ऑपोजिशन पार्टी भी स्पेस भी रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि ऑपोजिशन मुक्त ओडिशा होगा। एक हो सकता है कांग्रेस रिवाइव करेगा, ऑपोजिशन स्पेस ले जाएगा, बट कांग्रेस में अभी फिलहाल उड़ीसा में स्थिति बहुत खराब है। टोटल बैंक्रप्सी ऑफ लीडरशिप, टोटल बैंक्रप्सी, ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। ये भी हो सकता है बीजू जनता दल में और कोई नया लीडर उभर के आएगा। ये भी हो सकता है बीजू जनता दल स्प्लिट होगा और एक नया रीजनल पार्टी फॉर्मेशन। क्यों ना, उड़ीसा में हिस्टोरिकली एक रीजनल पार्टी का स्पेस है। हिस्टोरिकली बीजू जनता दल के पहले उत्कल कांग्रेस था, जन कांग्रेस था, नंदिनी सतपथी का
जागृत उड़ीसा था, तो वो जी एक स्पेस है। अभी ये क्या फॉर्म लेगा वो देखना पड़ेगा। बट बीजू जनता दल का भी हो, बट रहेगा कि नहीं मैं सर्टेनली बोल नहीं सकता। स्प्लिट हो जी सकता है, रिवोल्ट हो सकता है, रिबेलियन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट ऑपोजिशन रहेगा। अभी वो ऑपोजिशन स्पेस कौन लेगा वो अभी देखना बाकी है। पर आपको नहीं लगता कि पटनायक परिवार से कोई आके संभाले तो ये लेगेसी बच सकती है? ऐसा कुछ अंदाजा आप लगा नहीं, सकते हैं? एक ही है, उसका बड़ा भाई का बेटा अरुण पटनायक। जी लाइक वो अभी नवीन बाबू के जैसा ही पॉलिटिशियन है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, मेरे को पता नहीं है। हम्म, वो शायद गए, उसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जी बिल्कुल। मेरा इंफॉर्मेशन ये है कि नवीन बाबू को उसका बड़ा भाई से इतना रिलेशनशिप भी इतना ये नहीं हम्म, है, बट वो उसका प्राइवेट मामला है। हम्म, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अभी अरुण पटनायक जाके बोलेगा कि मैं ही इसका संभालूंगा, पटनायक का जो लीगेसी है, दैट विल मेक अ डिफरेंस। उसका पटनायक सरनेम, उसको कुछ ट्रैक्शन मिलेगा। हम्म, बट मेरे को लगता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, बिकॉज अरुण पटनायक, अभी नवीन बाबू का चॉइस अरुण पटनायक होगा ये या तो नहीं? स्पष्ट है, ये नहीं था। बिल्कुल। तो ना अदरवाइज वो पांडियन को सिलेक्ट करेंगे क्यों, राइट? तो हम्म, ये भी एक है, कंसिडरेशन है। और देखेंगे देखेंगे अरुण पटनायक गए तो क्या होता है, उसको ट्रैक्शन मिलेगा। बीजू हम्म, बाबू का ग्रैंडचाइल्ड, नवीन नीस, हम्म, नेफ्यू, पटनायक सर नेम, वेरी पॉपुलर, वेरी पावरफुल सर नेम, उसको ट्रैक्शन मिलेगा। हम्म। बट उसको होगा कि नहीं, वो जाएगा कि नहीं, हमको पता नहीं है, हम खाली अभी स्पेकुलेट कर सकते। जी, एक आखिरी सवाल। आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में गड़बड़ हुआ और जिस तरह से एक तरह से पार्टी हाईजैक हो गई, वीके पंडियन ने ये हाईजैक किया, लेकिन उससे पहले खाली आप पार्टी नहीं, गवर्नमेंट भी हाईजैक हो गया था। पार्टी गवर्नमेंट सब हाईजैक हुई थी, लेकिन उससे पहले आप बहुत छोटे में हम आखिरी सवाल पर आ गए हैं कि हमारे दर्शकों को क्या पता था, ही वॉज एन हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। किस तरह का कामकाज का तरीका रहा है इतने साल, अगर पिछला 5 साल छोड़ते उससे पहले के कामकाज के तरीकों पर? रूबिन जी। नहीं, उसका स्ट्रेटेजी यही था पहले, वो 1 2 3 4 ब्यूरोक्रेट को सिलेक्ट करके गवर्नमेंट चलाते थे, वो बैकरूम में रहता था। हम्म, बट ही यूज्ड टू सिलेक्ट द ब्यूरोक्रेट, जो कौन चलाएगा, हम्म, और उसको कंट्रोल करते थे पीछे से। हम्म, अभी फिलहाल वो सिस्टम ब्रेक हो गया, पांडियन आ गया, पांडियन सिलेक्ट कर रहे हैं कौन ब्यूरोक्रेट किधर में रहेगा, उसका पांडियन का कोटर ही टेक ओवर कर लिया, हम्म, और नवीन बाबू धीरे धीरे बैकरूम में चला गया। हम्म, ये पूरा सिस्टम के ऊपर नवीन का कोई कंट्रोल नहीं था। हम्म, नवीन खाली चीफ मिनिस्टर पेपर में रह गए, हम्म, पार्टी और गवर्नमेंट पांडियन साहब और उसका कोटरी लेके चला गया। वही क्रिटिकल डिफरेंस, ये पसंद नहीं आया उड़ीसा को, उड़ीसा लोगों को। जब कैंपेन में, पार्टी इलेक्शन कैंपेन में आप देखोगे, जे एक अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर पांडियन जी स्टेज में जी। लेक्चर दे रहा है आपको, और आपका मंत्री और एमएलए माने जाके उसको पाव में गिर रहे हैं, सर बोल रहे हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट में, दिस वाज एन अटैक ऑन ओडिया सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, और ये हम्म, बैकफायर कर गई। तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो 5 साल 6 साल से जो चल रहा था, ये नवीन बाबू के लिए पॉलिटिकल सुइसाइड था। उसके हम्म, गुडविल पॉपुलैरिटी अभी भी है, बट वो पूरा पांडियन का चक्कर में फंस गए। बिल्कुल एक तरह से सेल्फ गोल किया उन्होंने पांड्यन को इट्स द सेम आगे गोल, कर, सेम साइड गोल, इट्स द सेम साइड गोल, सेम साइड गोल किया पॉलिटिकल उन्होंने। पॉलिटिकल पॉलिटिकल हाराकरी। बिल्कुल। और उड़ीसा की जनता को ये समझ में भी आया और इस बार उन्होंने इसीलिए बीजेडी को नकार दिया। बहुत शुक्रिया रूबिन जी हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी चर्चा, दिलचस्प चर्चा। कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं उनके कामकाज के तरीकों को लेकर जो जो हमारे हिंदी वर्ल्ड के दर्शक हैं वो बहुत कम समझ पाते हैं कि उड़ीसा की जमीन पर आखिर इतने सालों से क्या चल रहा था और बीजेडी क्यों इतने सालों से सत्ता पर काबिज थी और नवीन पटनायक लगातार चुनाव दर चुनाव जीत कर पहुंच रहे थे। वक्त निकाला, शुक्रिया। लेकिन हम इस वादे के साथ आपको छोड़ रहे हैं कि आप दोबारा हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। कुछ दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, उड़ीसा के इर्द गिर्द वो मुद्दे होंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्ते।